Hello बच्चों, welcome to this video lecture Respiration in Plants Part 3। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल जो है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है रेस्पिरेशन। तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में हमें क्या मिलता है? एटीपी। मेन पर्पस क्या है यहाँ पर? एनर्जी फॉर्मेशन का। तो एटीपी मिलता है, साथ साथ हमें NADH एंड FADH2 मिलता है। ठीक है, अब एटीपी तो डायरेक्टली हमको मिल गया है, उसको प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको काफ़ी अमाउंट में NADH एंड FADH2 मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स मिलते हैं। उनकी प्रोसेसिंग की जाती है और वो होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। इस सिस्टम के थ्रू जब हम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम NADH या FADH2 से, तो ATP और भी मॉलिक्यूल्स जो हैं सिंथेसाइज होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि क्रेब्स साइकिल में हमको सिट्रेट से हमने ऑक्सैलो एसीटेट स्टेप वाइज हम रीजनरेट करते हैं, और इस दौरान हमको ATP, NADH एंड FADH2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है, और अब ये जो FADH2 और NADH है, ये आगे फर्दर ATP सिंथेसिस के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में दूसरे कॉम्प्लेक्सेस या एंजाइम्स जो है उनके पास जाता है। अब वो सिस्टम जो इन FADH2 एंड NADH से ATP सिंथेसाइज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है, और वो बना होता है इन 5 कॉम्प्लेक्सेस से। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो एक NADH डिहाइड्रोजिनेज है, लार्ज साइज्ड कॉम्प्लेक्स एंजाइम है ये। इसमें कई सारे सब यूनिट्स होते हैं। एक सब यूनिट इसमें FMN का है, और एक NADH के एसोसिएशन के लिए है, एक इसमें यूबिक्विनॉन जो आगे दूसरे कॉम्प्लेक्स तक लेकर जाएगा उसके लिए एसोसिएशन के लिए साइट होती है, और बाकी इसमें बहुत सारे आयरन सल्फर के क्लस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड कॉम्प्लेक्स जो है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज अगर याद हो तो क्रेब्स साइकिल में ये एक एंजाइम था, और ये डायरेक्टली अटैच करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को क्रेब्स साइकिल से। और नेक्स्ट जो है इसके बाद कॉम्प्लेक्स थर्ड है, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स है। ये भी काफ़ी हद तक जैसे फोटोसिंथेसिस में जब हम स्टडी कर रहे थे, काफ़ी हद तक उसी तरह का ये साइटोक्रोम है। कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है। वो फाइनल साइटोक्रोम होता है जो कि ऑक्सीडेशन करता है और ऑक्सीजन से वाटर जो है मॉलिक्यूल्स वो बनाएगा। कॉम्प्लेक्स 5th जो है वो एक्चुअल में एक तरह से इनके लिए नहीं, फाइनल कॉम्प्लेक्स है जिससे ATP हमको मिलता है। कॉम्प्लेक्स 4 वो है जिससे ऑक्सीजन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाएगा। एंड कॉम्प्लेक्स 5 वो फाइनल मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स है या एंजाइम है, एक तरह से कंप्लीट या कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स एंजाइम है जो कि ATP बनाता है, और उसका नाम है ATP सिंथेज। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एंजाइम्स या एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के साथ अटैच। वो होते हैं रोटेनोन इनसेंसिटिव NADP या H डिहाइड्रोजिनेज, एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ, और कुछ होते हैं ऑल्टरनेटिव ऑक्सीडेज। ये कॉम्प्लेक्स या एंजाइम्स जो हैं आसपास से और दूसरे सोर्सेज से जो NADH या NADPH या NADH2 FADH2 सॉरी ये जो मिलते हैं उनको प्रोसेस करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट जो क्रेब साइकिल से आ रहे हैं उनसे नहीं उन पर एक्ट नहीं करते। उसके अलावा जो किसी सोर्स से हमको NADH FADH2 NADPH ये मिलते हैं उनको प्रोसेस करते हैं। ठीक है, ये सारे एंजाइम्स जो हैं
इनर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की उस पर प्रेजेंट होते हैं, और इंटर मेम्ब्रेन होते हैं एक तरह से मेम्ब्रेन जो है उसके अक्रॉस ट्रांस मेम्ब्रेन ये होते हैं कॉम्प्लेक्सेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो है ये प्रेजेंट होते हैं। नीचे यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो किस तरह से अरेंजमेंट होगा। पायरुवेट जो है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, जो कि क्रेब्स साइकिल का पार्ट होता है, क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, साथ साथ NADH रिलीज कर रहा है। अब वो जो NADH और FADH2 रिलीज होते हैं वो जाते हैं नीचे की तरफ, आप अगर देख सकते हो तो रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ये सारे जो इसके कॉम्प्लेक्सेस हैं ये इनर मेम्ब्रेन जो है उस पर प्रेजेंट होंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, और लास्ट में ये कॉम्प्लेक्सेस ATP सिंथेसाइज कराने के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट एक तरह से डेवलप करते हैं, और लास्ट में ATP सिंथेसिस होता है ATP सिंथेज की हेल्प से। सो अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो कैसा स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर एक साइट होती है जो NADH को ऑक्सीडाइज करता है NAD में, और इस दौरान वो FMN को रिड्यूस कर देता है FMNH2। ठीक है, जब ये होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है एक वो यूबिक्विनोन एक मॉलिक्यूल होगा उसके पास ट्रांसफर हो जाता है, और साथ साथ प्रोटॉन्स जो है वो मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जो दो इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो NADH जो था हमको मिला कहाँ से, क्रैब्स साइकिल से, मैट्रिक्स पे। यहाँ पर अगर एक बार ध्यान दो, क्रैब्स साइकिल कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, ये सेक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो सेंटर में जो ग्रे कलर का पोर्शन है वो पूरा मैट्रिक्स है, वहां पर क्रैब्स साइकिल हो रही है, वहां NADH बन रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो NADH जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा NAD में एंड रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन्स FMNH जो है, FMN जो है उसको रिड्यूस करेगा FMNH2 में, और प्रोटॉन्स जो है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ ट्रांसफर होता जाएगा आयरन सल्फर सेंटर्स के थ्रू, प्रोटॉन को वो मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस जो है वहां पर ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा प्रोटॉन्स जो हैं मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप आउट होंगे, ट्रांसफर होंगे। ठीक है, मैट्रिक्स साइड जो है वो N साइड कहलाएगी, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस जो है वो P साइड कहलाएगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट है हमारा NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, NADH से इलेक्ट्रॉन लिए, NADH एंड FADH2 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर्स। ठीक है, तो उनसे इलेक्ट्रॉन लिया NADH डिहाइड्रोजिनेज ने, NADH से, यहाँ पर FADH2 से नहीं लेगा वो सिर्फ NADH से ही लेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो NADH से इलेक्ट्रॉन लिया, FMN को ट्रांसफर किया, FMN से फिर वो आयरन सल्फर क्लस्टर से होता हुआ यूबिक्विनोन कैरियर मॉलिक्यूल जो है, कैरियर प्रोटीन है, उसके पास कॉम्प्लेक्स 1 ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, अब देखते हैं यूबिक्विनोन जो है वो क्या है। पहले पर ये देख लेते हैं कि यूबिक्विनोन है क्या। यूबिक्विनोन जो है एक लिपिड सॉल्युबल बेंजोक्विनिन है विद ए लॉन्ग आइसोप्रिनोइड साइड चेन। ठीक है, और ये जो है लिपिड सॉल्युबल है, इजीली मेम्ब्रेन्स जो है, इंटर मेम्ब्रेन जो है उस मेम्ब्रेन के बीच में लिपिड बायलेयर जो मेम्ब्रेन होती है उसमें वो इजीली मूव कर सकता है। लिपिड सॉल्युबल है, जो बायलेयर होती है उसके सेंटर में लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये लिपिड सॉल्युबल है तो वो उसमें इजीली मूव कर सकता है। तो कॉम्प्लेक्स 1 ने इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिया NADH से,
लेकिन वो कॉम्प्लेक्स जो है मूव नहीं कर सकता, इसलिए वो यूबिक्विनोन को जो है इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर सेकंड जो है वो कॉम्प्लेक्स क्या है। सेकंड कॉम्प्लेक्स है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है क्रेब्स साइकिल का भी पार्ट है और ये सिर्फ FADH2 से इलेक्ट्रॉन लेगा। FADH2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको? सेकंड कॉम्प्लेक्स सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को। तो सक्सिनेट जब फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। यहाँ आप देख सकते हो कॉम्प्लेक्स 2 जो मार्क कर रखा है, सक्सिनेट फ्यूमेरेट में कन्वर्ट हो रहा है और जब वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है यूबिक्विनोन। ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स 1 में ट्रांसफर कर दिया था ऐसे ही यहाँ पर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो भी यूबिक्विनोन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। अब यहाँ पर एक डिफरेंस जो होगा इम्पॉर्टेंट वो ये है कि जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है यूबिक्विनोन तक, वहाँ पर प्रोटॉन का पंपिंग नहीं होता। प्रोटॉन वहाँ से वो नहीं मूव करता। कॉम्प्लेक्स 1 से जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो वहाँ 4 प्रोटॉन्स जो हैं मूव होते हैं एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, जबकि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 2 जब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है वो प्रोटॉन को मूव नहीं करता। एक जगह से एक साइड से दूसरी साइड वो मूव नहीं होता। ठीक है, तो प्रोटॉन पंपिंग के साथ एसोसिएटेड नहीं होता सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट क्या होगा? यूबिक्विनोन जो है जिसने NADH से भी एक्सेप्ट कर सकता है जो इलेक्ट्रॉन, और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है उससे भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो अब वो मॉलिक्यूल उसको कहाँ लेकर जाएगा? क्योंकि कैरियर का काम है, जैसे कैरियर काम कर रहा है, तो वो मॉलिक्यूल को जो वो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाएगा कॉम्प्लेक्स 3 के पास। यहाँ पर देख सकते हो कॉम्प्लेक्स 3 बॉक्स में लिखा है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसके पास जब वो इलेक्ट्रॉन देता है तो वो पेयर में नहीं देता, एकदम से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं देता, वो एक एक इलेक्ट्रॉन करके उसको, क्योंकि मूव इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट पेयर में होते हैं, लेकिन वो एक एक इलेक्ट्रॉन करके उसको जो है ट्रांसफर करता है। एक इलेक्ट्रॉन आगे पहुंच जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिसाइकिल होगा और दोबारा से यूबिक्विनोन को रिसाइकिल करने में हेल्प करेगा और एक क्यू साइकिल बनाएगा, जो जैसे कि फोटोसिंथेसिस जब हमने स्टडी किया था उसमें एक क्यू साइकिल बनती है, ऐसे ही यहाँ पर भी एक क्यू साइकिल बनेगी साइटोक्रोम से एसोसिएटेड और यूबिक्विनोन जो है उससे एसोसिएटेड। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स 3 जो है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। ये भी जब इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ ट्रांसफर करता है तो प्रोटॉन्स को पंप करता है मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो है माइटोकॉन्ड्रिया का उसमें। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ये 4 प्रोटॉन्स पंप करेगा फॉर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स 3 जो है कॉम्प्लेक्स 4 तक डायरेक्टली जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकता क्योंकि वो इमूवेबल है। तो साइटोक्रोम C जो है उसकी हेल्प से ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। तो कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन पहले साइटोक्रोम C के पास जाएगा। साइटोक्रोम C जो है वो लाइट एब्जॉर्बिंग एक तरह से मॉलिक्यूल होता है और ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर? ये प्रेजेंट होगा आउटर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसके एक तरफ तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होगा और एक तरफ मैट्रिक्स होगा। तो जहां पर वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ फेस करती है
ठीक है। वहाँ पर ये साइटोक्रोम सी जो है प्रेजेंट होता है और ये मूव करता है along द मेम्ब्रेन और कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम ऑक्सीडेज तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 प्रोटॉन फिर से रिलीज होंगे। ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो चाहिएगा हमको हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स चाहिए हमको एक पूरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ से अब क्या होगा, हमारे पास इतना जो था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 जो कि NADH से इलेक्ट्रॉन लेगा, कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो कि FADH2 से इलेक्ट्रॉन लेगा। ये दोनों मिलकर यूबिक्विनोन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। यूबिक्विनोन मोबाइल है और साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लेक्स नंबर 3 उसके पास लेकर जाएगा। यूबिक्विनोन एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ठीक है। तो जब वो कॉम्प्लेक्स 3 के पास लेकर जाएगा, कॉम्प्लेक्स 3 से वो कॉम्प्लेक्स 4 के पास जाएंगे इलेक्ट्रॉन थ्रू साइटोक्रोम C। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैरियर। और जो कॉम्प्लेक्स 4 है यहाँ पर, वहाँ पर जो है ऑक्सीजन जो है रिड्यूस होगा और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। ये पूरा सिस्टम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना है। ठीक है। अब इससे हुआ क्या, इस सिस्टम से हुआ क्या, इस सिस्टम से ये हुआ, एक तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, ऑक्सीजन यूज हो गया। ठीक है। दूसरा, इसके साथ साथ प्रोटॉन्स भी पंप हुए, एक साइड से दूसरी साइड प्रोटॉन का मूवमेंट हुआ। इनर मेम्ब्रेन जो थी माइटोकॉन्ड्रिया की, उसकी एक साइड से दूसरी साइड प्रोटॉन्स मूव हुए। अब जब ये प्रोटॉन्स मूव होते हैं तो क्या करते हैं, ये चेंज करते हैं कंसंट्रेशन, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है। प्रोटॉन जहां पर मैट्रिक्स में जितने पहले थे, अब उनकी कमी हो जाती है, जबकि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो ये एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो डेवलप हो जाता है। अब प्रोटॉन साथ साथ उस पर चार्ज प्रेजेंट होता है, तो जब वो चार्ज मूव किया तो वहां पर एक तरह से पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो भी, वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो भी डेवलप हो जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट एक तरह से कह सकते हैं, वो डेवलप होता है। वो डेवलप होने की वजह से प्रोटॉन जो है उनमें टेंडेंसी होती है कि वो वापस उसको अपने मैट्रिक्स में आ सके माइटोकॉन्ड्रिया के और एक बैलेंस क्रिएट करे। ठीक है। तो वो किसके थ्रू वापस आते हैं, वो आते हैं लास्ट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 5 ATP सिंथेज के। ठीक है। यहाँ लास्ट में देख सकते हो जो ATP सिंथेज है, ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये भी एक ट्रांस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है। और इस पे 2 मेजर एक तरह से कह सकते हैं सब यूनिट्स होती है, F0 एंड F1। F0 जो है वो लिपिड बाइलेयर जो होती है उसमें प्रेजेंट होता है, F1 जो है मैट्रिक्स में एक्सपोज्ड होता है, वहां पर प्रेजेंट होता है। और ये एक टनल की तरह काम करता है। इसके अंदर से जो है प्रोटॉन्स मूव करते हैं और जब वो मूव करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर है
उसमें एक चेंज आता है, स्ट्रक्चरल चेंज आता है, और जब वो स्ट्रक्चरल चेंज आता है तो उसके साथ एसोसिएटेड एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो दोबारा अटैच होते हैं, वो अटैच हो जाते हैं और अटैच होकर एटीपी बनाते हैं। ठीक है, 3 प्रोटॉन्स जब मूव करते हैं इस एटीपी सिंथेज के थ्रू, तब एटीपी बनता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के दोबारा बॉन्ड बनने से। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक सिंपल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कॉम्प्लेक्स इसमें दो पाथवे एक तरह से कह सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स 1 है जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनर NADH है, एक कॉम्प्लेक्स 2 है जिसमें सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, और वहां पर FADH2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स देंगे यूबिक्विनॉन को बिकॉज दीज कॉम्प्लेक्सेस आर इमोबाइल। तो यूबिक्विनॉन जो है वो लिपिड सॉल्युबल है, मोबाइल है, तो वो मेम्ब्रेन के थ्रू पास करता हुआ, लिपिड बाइलेयर के थ्रू पास करता हुआ थर्ड कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा जो कि साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स है। उससे नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स 4 है वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए अगेन इसको एक कैरियर मॉलिक्यूल की जरूरत है बिकॉज कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 आर अगेन इमोबाइल। तो साइटोक्रोम C यहाँ पर एक आता है, और साइटोक्रोम C जो है कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन लेकर कॉम्प्लेक्स 4 के पास देगा, और कॉम्प्लेक्स 4 जो है ऑक्सीजन को रिड्यूस करेगा वाटर मॉलिक्यूल में, और साथ साथ प्रोटॉन पंप करेगा। कॉम्प्लेक्स 1 प्रोटॉन पंप करता है, कॉम्प्लेक्स 3 प्रोटॉन पंप करता है, और कॉम्प्लेक्स 4 जो है प्रोटॉन पंप करता है। कॉम्प्लेक्स 2 प्रोटॉन पंप नहीं करता। एटीपी सिंथेज प्रोटॉन को एक चैनल देता है उसके थ्रू पास होने के लिए, और जब प्रोटॉन एटीपी सिंथेज के थ्रू पास होता है एटीपी बनता है। ठीक है, so this was about the general idea of electron transport system. ठीक है, अब हम बात करते हैं क्यू साइकिल की। यहाँ पर देख सकते हो, थोड़ा सा अगर ध्यान हो तो ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए है। यहाँ पर क्या होगा, सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है, और जब वो ट्रांसफर करता है यूबिक्विनोन को, तो यूबिक्विनोन जो है इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहा है। सॉरी, आई थिंक यहाँ पर एक करेक्शन करना है, यहाँ पर इसको एज अ NADH डिहाइड्रोजिनेज इसको देखना। ठीक है, या फिर अभी इसको एक्चुअली आई विल शेयर अनदर स्लाइड फॉर दिस क्यू साइकिल, ये इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, नेक्स्ट साइकिल जो है क्यू साइकिल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो अभी आगे हम पढ़ते हैं। ये देख सकते हो यहाँ पर A एंड B दोनों पाथवे एक तरह से दिखाए हुए हैं। NADH जिसमें कॉम्प्लेक्स 1 है एक तो उसको फीड कर रहा है, और FADH2 जो कॉम्प्लेक्स 2 को फीड करता है। ऊपर की तरफ देख सकते हो कॉम्प्लेक्स 1 से जब इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 4 प्रोटॉन्स जो हैं पंप होते हैं यूबिक्विनोन के थ्रू। जब वो मूव करता है कॉम्प्लेक्स 3 के पास जब वो आता है, तब अगेन वहाँ पर 4 प्रोटॉन पंप होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। कॉम्प्लेक्स 4 के पास जाता है, ऑक्सीजन रिड्यूस होता है, प्रोटॉन फिर से पंप होता है, और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, और उससे एटीपी सिंथेज जो है उसको यूज करता है एटीपी बनाने में। ऐसे ही नीचे जब सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कैसे ट्रांसफर करता है, जब सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो है इलेक्ट्रॉन लेता है, तब वो प्रोटॉन को ट्रांसफर नहीं करता। लेकिन जब वो यूबिक्विनोन को दे देता है और वहां से कॉम्प्लेक्स 3 से आगे जब
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो 4 प्रोटॉन्स एक पेयर के लिए पंप होते हैं, और कॉम्प्लेक्स 4 के पास जब हो जाते हैं तो ऑक्सीजन की रिडक्शन करते हैं वो, और 2 प्रोटॉन्स मूव होते हैं। तो यहाँ एक डिफरेंस हमको और देखने को मिल रहा है। जब कॉम्प्लेक्स 1 पार्ट लेता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, उससे स्टार्ट होता है तो 10 प्रोटॉन ट्रांसफर होते हैं मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। और जब सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज यानी कॉम्प्लेक्स 2 जो होता है इन्वॉल्व होता है, तो सिर्फ 6 प्रोटॉन्स जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं या पंप होते हैं मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो जब NADH इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो ज़्यादा ATP बनेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा मूव हुए हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोटॉन का ज़्यादा होगा। और जब FADH2 होगा उसमें जो है कम ATP बनेंगे, कम प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट हुआ है इस वजह से। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन वही है, ऑलमोस्ट वही है जैसे हमने फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ा था। फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या था, लाइट की वजह से फॉस्फोरिलेशन यानी ATP मॉलिक्यूल का बढ़ना। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडेशन जो है उसकी वजह से, ग्लाइकोलिसिस और इन सब की वजह से जो है NADH और FADH2 बनते हैं, और इनके बाद जो है प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है और ATP सिंथेसाइज होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ATP सिंथेज का स्ट्रक्चर P साइड एंड N साइड है। N साइड जो होती है वो मैट्रिक्स होती है, P साइड जो होती है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होगा। तो प्रोटॉन जो है इस C10 सब यूनिट जो है इसके थ्रू जो है वो मूव करता है, इसके साथ अटैच्ड होते हैं बाकी सब यूनिट्स, डेल्टा है, 3 अल्फा 3 बीटा सब यूनिट्स होती हैं, और ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होती हैं। वहाँ पर प्रेजेंट होती है साइट ATP ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की अटैचमेंट की। इसका जो मैकेनिज्म था वो पीटर मिशेल जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया था कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में। उन्होंने बेसिकली क्या कहा था कि प्रोटॉन की मूवमेंट होने की वजह से एक जगह से, एक साइड से दूसरी तरफ मूवमेंट होने की वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो डेवलप होता है, और उसकी वजह से जो है हेल्प मिलती है, ATP सिंथेज में स्ट्रक्चरल चेंज होता है, और मैकेनिकल एक तरह से यहाँ पर फोर्स लगता है, और उसकी वजह से जो है ATP सिंथेसाइज होता है। उसको प्रोटॉन मोटिव फोर्स भी कह सकते हैं कि प्रोटॉन की वजह से एक मोटिव फोर्स जो है वो लगता है। मूवमेंट जो है प्रोटॉन की वजह से होती है इस एंजाइम में, सिंथेज एंजाइम, इसलिए प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो वही एक जनरलाइज्ड सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बताया गया है। कॉम्प्लेक्स 1 है, वहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, प्रोटॉन जो है मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ मूव कर रहा है, और क्या होता है लास्ट में, प्रोटॉन्स बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो डेवलप हो जाता है, और जिसकी वजह से एक केमिकल पोटेंशियल जो है वो डेवलप होगा प्रोटॉन कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से। मैट्रिक्स जो है वो एल्कलाइन हो जाएगा, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस एसिडिक हो जाएगा। साथ ही प्रोटॉन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा और मैट्रिक्स में नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो भी यहाँ पर डेवलप हो जाता है, और ये दोनों मिलकर मैकेनिकल चेंज लाते हैं, मैकेनिकल फोर्स डेवलप करते हैं ATP सिंथेज में,
और वो कहलाता है प्रोटोन मोटिव फोर्स। ठीक है, ये केमी ऑस्मोटिक मॉडल जो है वो ये बात जो है एक्सप्लेन करता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अल्फा बीटा जो सब यूनिट्स होती हैं ऊपर एटीपी सिंथेज में, उनमें कैसे मूवमेंट होती है। ठीक है, क्योंकि क्या कहा, प्रोटोन मूवमेंट लाता है, मोशन लाता है एटीपी सिंथेज के अंदर। तो सबसे पहले क्या होगा, हमने 3 सेगमेंट्स में इसको एक तरह से डिवाइड किया है, LOT, ये देख सकते हैं। ठीक है, और सेंटर में इसके एक डेल्टा सब यूनिट प्रेजेंट है। तो प्रोटोन जब मूव करता है, डेल्टा जो सब यूनिट है उसके ऊपर अफेक्ट पड़ता है, वो मूव करता है, और जब डेल्टा सब यूनिट मूव करती है तो OLT जो सब यूनिट्स एक तरह से स्ट्रक्चर्स हैं वो मूव करते हैं। तो L जो होता है वो हमेशा रिसेप्टिव होता है ADP से एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के। ठीक है, और उससे उसके बाद क्या होगा, जब डेल्टा मूव करेगा, एक प्रोटॉन आया, प्रोटॉन ने मूव किया तो ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है, एल ऊपर की तरफ आ जाएगा और नीचे एडीपी जो है वो क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो कंबाइन हो जाएंगे और टी फेज वहां पर आ जाएगा। ठीक है, और एक और प्रोटॉन जब आएगा इनके पास तो क्या होगा, वो एटीपी जो है रिलीज हो जाएगा और नया एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो हर स्टेप में ऐड होता जाएगा और एटीपी रिलीज होता जाएगा। ये इस तरह से जो है मूव करता है, रोटेट करता है, जो इसका एटीपी सिंथेज के सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट कि एटीपी सिंथेज कैसे मूव करता है, जिसकी वजह से एटीपी सिंथेसाइज होता है। तो बेसिकली होता क्या है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की अटैचमेंट साइट्स होती हैं। प्रोटॉन जैसे जैसे मूव करता है उसमें चेंजेस आते हैं, स्ट्रक्चरल और मूवमेंट होती है। एडीपी जो है वो जब एक पहले तो वो सब यूनिट्स में ऐसी साइट से अटैच होते हैं जहां पर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक साथ अटैच हो सके। फिर उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंज होगा प्रोटॉन के अटैचमेंट की वजह से, और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स जो है वो एटीपी बना देंगे। और फिर एक और प्रोटॉन मॉलिक्यूल जब आएगा तो एक और स्ट्रक्चरल चेंज आएगा, और उस स्ट्रक्चरल चेंज आने की वजह से जो एटीपी मॉलिक्यूल बन गया था साइड पर एंजाइम के ऊपर वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो 3 बेसिक यहाँ पर स्टेप है और हर स्टेप को होने के लिए एक प्रोटॉन की ज़रूरत होती है। एक प्रोटॉन आया, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो अटैच हो जाते हैं एंजाइम के साथ। नेक्स्ट प्रोटॉन आया तो एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल है दोनों में बॉन्ड बन जाता है और वो एटीपी बना देते हैं, लेकिन वो एंजाइम से अटैच रहते हैं। तीसरा एटीपी आता है तो एंजाइम में चेंज होता है स्ट्रक्चरल फिर से और एटीपी रिलीज हो जाता है। तो ये 3 यहाँ पर मेजर पॉइंट्स हैं या स्टेप्स कह सकते हैं जो प्रोटॉन की मूवमेंट से इंड्यूस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, एटीपी कैसे बनता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के आने की वजह से। और वो कैसे आते हैं, जब प्रोटॉन आता है तो वो एंजाइम को स्ट्रक्चरली चेंज करता है, कॉम्प्लेक्स में थोड़ी चेंजेस लाता है और धीरे धीरे वो नेक्स्ट स्टेप्स को फॉलो करते जाते हैं जैसे जैसे प्रोटॉन मॉलिक्यूल आता है, प्रोटॉन आयन जो वो जैसे जैसे आता है। तो यहाँ पर देख सकते हो एटीपी सिंथेसिस के बारे में ही है, कि किस तरह से प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है वो डेवलप होता है पहले, और एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो रॉ मटेरियल है और उनसे एटीपी जो है सिंथेसाइज होता है। ये एटीपी सिंथेसाइज कहाँ हो रहा है, मैट्रिक्स में, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और
एटीपी सिंथेज की इस मूवमेंट को रोटेशनल कैटालिसिस भी कहा जा सकता है। प्रोटॉन अटैच होता है और उसकी सब यूनिट्स रोटेट होती हैं और रोटेट होते होते वो एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से अटैच भी कर देती है और फिर बाद में एटीपी भी बना देती है अटैच करके, और एटीपी फिर वहां से बाद में रिलीज भी हो जाता है बिकॉज ऑफ रोटेशनल। ये जैसे रोटेट करते करते कैटलाइज कर रहे हैं रिएक्शन को। ठीक है, ये चीज ध्यान। और नेक्स्ट जो है, अब हम देख सकते हैं इसकी रेगुलेशन कैसे होती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो है, इसकी रेगुलेशन कैसे होगी। बेसिक जो है पॉइंट वो होगा एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट होगा। इनकी कंसंट्रेशन कैसी है, अगर एटीपी बहुत ज़्यादा बन चुका है तो भी एडीपी की कंसंट्रेशन ऑब्वियसली फिर कम होगी, तो एटीपी सिंथेसाइज ऑटोमेटिकली कम होता है। तो बेसिकली जो है एटीपी एंड एडीपी की जो कंसंट्रेशंस होती हैं ये डिसाइड करती हैं, और इन कंसंट्रेशंस को कई बार स्ट्रेस जो होता है वो भी रेगुलेट करता है। आसपास कहीं टेम्परेचर या फिर इस तरह से कोई स्ट्रेस अगर एक तरह से महसूस होता है, सिग्नल मिलता है स्ट्रेस का, तो एटीपी और एडीपी की कंसंट्रेशंस जो है वो चेंज हो जाती हैं, जिससे इनके सिंथेसिस पर इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और पाथवेज भी प्रेजेंट हैं जो डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 को फीड नहीं करते या इलेक्ट्रॉन्स नहीं देते। अब जैसे हमने क्रैब साइकिल स्टडी की कि हमने डीएच और एफएडीएच टू क्रैब साइकिल से आया, लेकिन जब ग्लाइकोलिसिस होती है तो वो तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होती, तब जो एनएडीएच आता है वो बाहर से आता है। तो उसको प्रोसेस करने के लिए हमारे पास एक्सटर्नल एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज होता है। कॉम्प्लेक्स 1 उसको यूज नहीं करता, उससे इलेक्ट्रॉन नहीं लेता। ऐसे ही कुछ कैल्शियम डिपेंडेंट एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज प्रेजेंट होते हैं। कुछ होते हैं रोटेनॉन इनसेंसिटिव एनएडीएच जो कि इंटरनल, जो एक तरह से इनर मेम्ब्रेन का जो इंटरनल साइड है, मैट्रिक्स की तरफ जो सरफेस है, उसको वहां पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वो रोटेनॉन से इनसेंसिटिव होता है। प्लांट्स में जो है रोटेनॉन जो है वो एक तरह से कई बार उसको अफेक्ट कर सकता है एनएडीएच डिहाइड्रोजनेज की फंक्शनिंग को। तो उसको सरपास करने के लिए उसके पास एक कॉम्प्लेक्स है रोटेनॉन इनसेंसिटिव एनएडीएच, इंटरनली प्रेजेंट होता है, अंदर वाले सरफेस पर प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन की माइटोकॉन्ड्रिया की। और उसके अलावा फिर एक ऑल्टरनेटिव ऑक्सीडेज जो है वो प्रेजेंट होता है, उसको साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवे भी बोलते हैं। अगर प्लांट में या एटमॉस्फेयर में कहीं साइनाइड अगर प्रेजेंट है तो वो रेस्पिरेशन को स्टॉप कर सकता है, लेकिन प्लांट्स के पास मैकेनिज्म होता है कि वो उसको सरपास कर सके और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को एक तरह से कंटिन्यू रख सके। ऐसे ही कुछ अनकपलिंग प्रोटीन्स होती हैं। अनकपलिंग प्रोटीन्स जो होती हैं वो फंक्शन क्या करती हैं, प्रोटॉन की परमिएबिलिटी उसको डिस्टर्ब करती है मेम्ब्रेन की। तो जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसमें अगर ये प्रेजेंट है तो वो प्रोटॉन को एटीपी सिंथेज के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप करने नहीं देती। वो मेम्ब्रेन को परमिएबल बना देती है और इन अनकपलिंग प्रोटीन्स के थ्रू प्रोटॉन जो है मैट्रिक्स में दोबारा आ जाता है और एटीपी इस तरह से कम सिंथेसाइज होता है। ऐसे ही एक प्रोलीन डिहाइड्रोजिनेज है और गैलेक्टोगामा लैक्टोन डिहाइड्रोजिनेज है। ये इस तरह के ऑल्टरनेटिव एंजाइम्स हैं जो अलग अलग तरीके से अलग अलग सिचुएशंस या कंडीशंस में प्लांट को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करने में भी एक तरह से हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेन डायग्राम था, यहाँ देखो जो आर आई डी कॉम्प्लेक्स 1 जो है इसके साथ
इसके नेक्स्ट ग्रीन कलर के दो स्ट्रक्चर्स जो हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस उसमें बने हैं मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड, और दो स्ट्रक्चर्स मैट्रिक्स में बने हैं। उनको RID जो है वो लेबल किया हुआ है। तो RID जो एक्सटर्नल है वो बाहर से आने वाले यानी ग्लाइकोलिसिस या और दूसरी पाथवे से जो NADH जाता है उनको एक तरह से यूज करता है एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर, और जो इनर है वो रोटेनॉन इंसेंसिटिव है, वो अंदर की तरफ जो और दूसरे पाथवेज होते हैं वहां से NADH जाता है उनको यूज करता है, और यूबिक्विनोन को वो एक तरह से प्रोवाइड कर देता है, ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को। ऐसे ही ऑल्टरनेट ऑक्सीडेज पाथवे है AOX जो लिखा हुआ है, वहाँ पर भी वो भी इनर मेम्ब्रेन की मैट्रिक्स वाली साइड जो होती है सरफेस जो है फेसिंग लेयर जो है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि ऑल्टरनेटिव ऑक्सीडेज में वो कैसे काम करता है। ऑल्टरनेटिव ऑक्सीडेज एक इम्पॉर्टेंट इसमें पाथवे है। उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स 1 से हम इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, और वहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा यूबिक्विनोन पूल में। ऐसे ही सक्सिनेट से भी यूबिक्विनोन पूल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन जब वो ऑल्टरनेटिव ऑक्सीडेज के पास आएगा तो वो कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 के पास नहीं जा सकता। तो जब ऑल्टरनेटिव ऑक्सीडेज के पास आएगा प्रोटॉन की पंपिंग कम होगी, और कम प्रोटॉन की पंपिंग का मतलब कम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होगा। कम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होने का मतलब ATP सिंथेसिस कम होगा। लेकिन यहाँ पर इसका दूसरा इफेक्ट पड़ता है, और वो दूसरा इफेक्ट क्या है, हीट जनरेट होती है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ATP नहीं बनता, लेकिन जो प्रोटॉन है वो वहाँ पर जो इकट्ठा होता है फिर वो वहाँ पर हीट जो है एक तरह से ये डिसिपेशन में हेल्प करता है, इलेक्ट्रॉन डिसिपेशन में। तो वहाँ पर हीट प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है जहाँ पर ऑल्टरनेटिव ऑक्सीडेज प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इसका यूजफुल जो एक तरह से सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले करता है वो फ्लावर में। एरोम एक तरह से फ्लावर है, इसका नाम है। इसमें ये करता क्या है, इनफ्लोरेसेंस जब बंद होती है, जो स्पेडिक्स जो होता है इसका इसका जो लीफ लाइक शीथ जो होती है वो बंद होती है, तो स्पेडिक्स जो है उसमें स्टार्च सिंथेसाइज होता है, सुक्रोज जो है ग्लाइकोलिसिस करता है, सुक्रोज ग्लाइकोलिसिस होने से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा NADH और FADH ये इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो क्या होगा, बी जो डायग्राम है उसको देखो। स्टार्च जो है रेपिडली कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनोल पायरूवेट में ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, वो फिर क्रैब साइकिल में एंटर करेगा। हाई रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होगा इलेक्ट्रॉन का हाई रेट पर होगा, लेकिन वहां पर ऑल्टरनेटिव ऑक्सीडेज की वजह से जो है वो प्रेजेंट होगा मेन, ठीक है। और ऑल्टरनेटिव ऑक्सीडेज के वहाँ प्रेजेंट होने की वजह से ATP तो ज़्यादा सिंथेसाइज नहीं हो पाता, लेकिन हाई रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की वजह से वहाँ पर हीट जनरेट होती है। हीट जब जनरेट होती है तो उसके अंदर कुछ वॉलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं। वॉलेटाइल कंपाउंड्स जब रिलीज होते हैं तो वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। स्पेडिक्स से जो है ये वॉलेटाइल कंपाउंड्स रिलीज हो रहे हैं और वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। जब वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे तो पॉलिनेशन जो है वो होगी, ठीक है। और उसके बाद जो है एक तरह से वो हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसको थर्मोजेनेसिस कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि ऑल्टरनेटिव ऑक्सीडेज की हेल्प से हीट जनरेट की जाती है और वो हेल्प करती है पॉलिनेशन।
तो ये एक सिग्निफिकेंट यूज़ है, इम्पॉर्टेंट एक तरह से रोल है, यूजफुल जो है रोल है किसका, ऑल्टरनेटिव पाथवेज का। ठीक है, ऐसे ही साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवेज होते हैं, साइनाइड रेजिस्टेंट डिहाइड्रोजिनेज होते हैं। तो उसमें क्या फ़ायदा होता है कि पाथवे कंटिन्यू रहता है, शटडाउन नहीं होता और रेगुलेट हो सकता है। अगर एटीपी बहुत सारे सिंथेसाइज हो रहे हैं तो डिसिपेट करते हैं एनर्जी को और उससे हीट जनरेट हो रही है तो वो कहीं और यूज की जाती है, ठीक है, बजाय कि एटीपी सिंथेसाइज हो अगर एटीपी की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो इस तरह से जो है प्लांट्स के पास ऑल्टरनेट मैकेनिज्म होते हैं किसी भी प्रोसेस को करने के लिए। और ये मैकेनिज्म क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं, अगर हम फिर से एक बार सोचना चाहें, जो एनिमल्स होते हैं उनमें इतने सारे ये ऑल्टरनेट ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म्स नहीं है रेस्पिरेशन में। प्लांट्स में ज़्यादा होते हैं और वो क्यों होते हैं, क्योंकि प्लांट्स सेसाइल होते हैं, वो चेंजिंग कंडीशंस को एक तरह से उनसे अवॉइड नहीं कर सकते, तो उनको वहीं पर रहते हुए उनसे फाइट करना पड़ता है, अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो इस तरह से ऑल्टरनेट पाथवेज उनको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, जबकि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। वो अपने सराउंडिंग्स में उनको कैसे उनको कंडीशंस चाहिए वो मूव करके एक जगह से दूसरी जगह उस तरह की कंडीशंस जो है अपने फेवरेबल कंडीशंस में वो जा सकते हैं, तो उनको इतनी ऑल्टरनेट पाथवेज की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, so this was about electron transport system and alternate pathways। अगर इसमें कोई नहीं समझ में आया है तो वो पूछना। और बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें कि आप डायग्राम बनाओ, स्टेप वाइज डायग्राम बनाओ, वरना ये सिस्टम्स जो हैं वो समझ में नहीं आएंगे। तो ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है इसको प्रॉपरली स्टेप वाइज इसको ड्रॉ करो और ड्रॉ करने के बाद जो है बार बार प्रैक्टिस करो, कॉम्प्लेक्सेस के नाम याद रखो और एंजाइम्स के नाम याद रखो और सिग्निफिकेंस याद रखो कि कौन से प्रोसेस का क्या सिग्निफिकेंस है, रेगुलेशन कैसे होती है, कौन सा प्रोसेस कैसे रेगुलेट होता है। तो बेसिकली रेस्पिरेशन जो है एटीपी कंसंट्रेशन जो है, एटीपी एंड एडीपी कंसंट्रेशन जो है वो रेगुलेट करती है। एटीपी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रेगुलेट करता है एक तरह से, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो रेगुलेट करता है क्रैब साइकिल को, क्रैब साइकिल के प्रोडक्ट्स रेगुलेट करते हैं ग्लाइकोलिसिस को। तो बॉटम अप मैकेनिज्म है यहाँ पर, ठीक है, रेगुलेशन का। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम का ही एक पार्ट है वो बताना चाहती हूँ। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कितना एटीपी बनता है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन डोनर अगर NADH है इंटरनल यानी मैट्रिक्स में, यानी क्रैब साइकिल से अगर NADH आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स 1 के पास जाता है, कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाता है, कॉम्प्लेक्स 4 के पास जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 4 प्रोटॉन मूव करता है, कॉम्प्लेक्स 3 4 प्रोटॉन मूव करता है, कॉम्प्लेक्स 4 यानी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज वो 2 प्रोटॉन मूव करता है। टोटल 10 प्रोटॉन्स पंप होते हैं जब क्रैब साइकिल से NADH आता है या इंटरनल मैट्रिक्स से माइटोकॉन्ड्रिया से NADH आता है। और 3 प्रोटॉन जो है एक एटीपी मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो 10 प्रोटॉन्स जो है ऑलमोस्ट 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अगर एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल जो है NADH वो कॉम्प्लेक्स 1 के पास नहीं जाता, वो NADH डिहाइड्रोजनेस एक्सटर्नल जो है उसके साथ जाता है, वो प्रोटॉन पंप नहीं करता, इसलिए यहाँ पर 0 आएगा। और यूबिक्विनोन को देता है वो, और यूबिक्विनोन डायरेक्टली उसको कॉम्प्लेक्स 3 के पास भेज देता है। 4 प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स 3 पंप करता है, 2 प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स 4 पंप करता है, तो टोटल 6 प्रोटॉन पंप होते हैं। और रिजल्ट में हमें 1.5 या 2 के इक्विवेलेंट एटीपी जो है बनते हैं। और एक FADH2 जो है जो कि क्रैब साइकिल में बन रहा था मैट्रिक्स में, वो कहाँ पर आता है, वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के पास आता है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज
डज नॉट पंप अ प्रोटोन। कॉम्प्लेक्स 2 होता है, कॉम्प्लेक्स 1 के पास नहीं जाता, सीधा कॉम्प्लेक्स 2 से फिर ड्यूटेनॉन एंड फिर कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएगा। कॉम्प्लेक्स 3 जो है कॉम्प्लेक्स 3 जो है वो 4 प्रोटॉन्स पंप करेगा। इलेक्ट्रॉन फिर ट्रांसफ़र होते हुए कॉम्प्लेक्स 4 के पास जाएगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा, टोटल 6 प्रोटॉन्स जो है सॉरी 2 प्रोटॉन्स ट्रांसफ़र करेगा, टोटल 6 प्रोटॉन्स ट्रांसफ़र होंगे और 1.5 to 2K इक्वल एटीपी फॉर्म होंगे। तो टोटल ये एटीपी बनते हैं एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि NADH या FADH या इलेक्ट्रॉन डोनर जो है वो कहाँ से आ रहा है। क्रैब साइकिल से आ रहा है, मैट्रिक्स में किसी और पाथवे से आ रहा है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है। तो ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एटीपी कितने बनाते हैं उस चीज़, और कौन सा कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है, कौन सा इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, उस पर्टिकुलर डोनर के लिए। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ें याद रखने की है। इससे आगे चलकर हम पता लगा सकते हैं कि टोटल कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। सो ये था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट जो है आगे हम थोड़ा सा इसमें कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स जो हैं, टॉपिक्स जो हैं वो रह गए हैं, वो कवर करके फिर जो है एनारोबिक पाथवेज जो है वो इन पर डिस्कस करेंगे कल। और उसके बाद फिर आपका रेस्पिरेशन वाला चैप्टर जो है, टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो एक बार इसको पढ़ लो अच्छे से। कोई भी दिक्कत हो या कुछ पूछना हो तो मंडे को पूछना। अभी कल जो बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो कल कवर कर लेंगे, और मंडे को फिर जो भी कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो पूछ सकते हो। ठीक है, ओके देन, टेक केयर, हैव अ गुड डे।